लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब 1 जून से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है और धीरे धीरे 8 जून के बाद अब देश भी अनलॉक होने लगेगा। काफी कुछ छूट मिली है तो कुछ पाबंदियां रहेंगी। अनलॉक 1 पर यह रिपोर्ट आप देखिए। 25 मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हिंदुस्तान अब अनलॉक होने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 68 दिनों में 4 लॉकडाउन की मार झेल रहा देश अब नई रियायतों के साथ फिर से पटरी पर लौटने वाला है। लेकिन लोगों को ये रियायतें एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक नाम दिया है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक का पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शर्तों के साथ ज्यादा रियायतें होंगी। 8 जून से देश में होटल और रेस्टोरेंट के साथ धार्मिक स्थल भी खोलने की इजाजत दे दी गई। 8 जून से ही शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा। अनलॉक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और ये नाइट कर्फ्यू 30 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान सामाजिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगी और अनलॉक का दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक 1 में पहले की तरह लोगों को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक के पहले फेज में लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनलॉक 1 में भी शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पान और गुटखा खाकर थूकना गैर कानूनी है। दरअसल 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में तमाम आर्थिक गतिविधियां और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और सरकार के सामने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ ही देश की आर्थिक सेहत सुधारने की दोहरी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार धीरे धीरे फिर से बाजारों, दुकानों और जरूरी सेवाओं को एक के बाद एक शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी खबर। तो देश अनलॉक होने लगा है, लेकिन यूपी में इसका असर क्या होगा? क्या कदम योगी सरकार उठाएगी? क्योंकि यूपी के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आधे से ज्यादा केसेस हैं और प्रवासियों का लौटना भी एक बड़ी चुनौती बना है। हालांकि ज्यादातर राज्यों की तुलना में यूपी के हालात काबू में दिख रहे हैं। इस बीच में क्या रियायत दे सकती है योगी सरकार और क्या चल रही है तैयारियां, ये जानेंगे हम अपने संवाददाताओं से। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से नितिन उपाध्याय भी जुड़ गए। सबसे पहले अनुभव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि जो ज्यादा अधिकार हैं वो राज्य सरकारों को दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या रियायत योगी सरकार दे सकती है, ये तो आप बताइए। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये भी क्लियर करें कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में क्या खुलेगा और 8 तारीख के बाद से क्या खुलेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं और दूसरी चीजें वो जल्दी खुल जाएंगी, अनलॉक होते ही खुल जाएंगी, तो ये भी आप क्लियर करते हुए चलें। राजीव, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने कल जब लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1 की घोषणा की, उसमें राज्यों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी है कि वो चीज़ों को तय करेंगे कि उन्हें अपने यहाँ किन किन चीज़ों के लिए अनुमति देनी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कंटेनमेंट जोन है पूरे देश में, वहाँ तो लॉकडाउन जो है वो 30 जून तक रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कल जब केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि जो भी केंद्र की गाइडलाइन है वो स्वागत योग्य है और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगा। यूपी में आज गाइडलाइन जारी होगी और चूँकि एक वेबिनार में मुख्यमंत्री 12:30 बजे दोपहर में शामिल होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कार्यक्रम रखा गया है, तो हो सकता है कि उसमें भी वो कुछ बातें बताएं या कुछ चीज़ें बताएं कि किन चीज़ों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि अभी तक हमने लॉकडाउन के जो 4 चरण आए, ये ज़रूर देखा कि यूपी सरकार ने उसी गाइडलाइन को फॉलो किया जो केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई थी। और जब अनलॉक 1 की बात हो रही है तो उसमें भी यूपी सरकार केंद्र की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हुए कुछ अपने यहाँ बदलाव ज़रूर कर सकती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों के भीतर की अगर बात करें तो 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए। प्रवासियों की संख्या 2000 से ज़्यादा इसमें है और लगातार प्रवासी जो है वो उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर कोई ज़रूर एक उस जो गाइडलाइन आए उसमें इस बात को
रखा जाए और इसके लिए कोई एक नियम बनाया जाए। और जो बात आपने कही कि 8 तारीख से क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, 1 से 8 तारीख तक, तो इसमें जब राज्य तय करेंगे, हो सकता है कि कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज जब गाइडलाइन जारी हो जाएगी उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंटेनमेंट जोन में किस तरह की रिस्ट्रिक्शन रहेंगे और उसके अलावा दूसरी जगहों पर क्या कुछ जो रियायतें हैं वो दी जाएंगी। पर इतना बिल्कुल तय है कि ये जो 3 चरण हैं अनलॉक के, जो एक 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, फिर जुलाई में होगा और फिर एक और होगा, लेकिन अभी उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तो 8 तारीख से शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। इसके अलावा और जो सुविधाएं मिलनी हैं वो भी खुल जाएंगे, और जो इबादत गाहें या हम कहें पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो भी अब 8 तारीख से खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई नए नियम बनाएगी, इसको भी देखना होगा जब आज यूपी सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। फिर जुलाई में जब स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग संस्थान है उनको खोलने के लिए कहा गया है, तो उसमें राज्यों की सबसे प्रमुख भूमिका है, उनको अपनी बात बतानी है, केंद्र से शेयर करना है और साथ ही साथ पेरेंट्स से भी राय जाननी है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, और उसमें क्या कुछ छूट देती है सरकार, ये देखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि गाइडलाइंस जारी होने वाली है, आप अनुभव बता रहे हैं। मैं नितिन का रुख करना चाह रहा हूं। नितिन, सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं से उत्तर प्रदेश के आए हैं तो आगरा से आए हैं, कंटेनमेंट जोन यहाँ पर हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या है, इन कंटेनमेंट जोन की संख्या को और कम किया जा सकता है? किस तरह की रियायत आपको आगरा में देखते हुए मिल रही है कि मिल सकती है आने वाले दिनों में 1 तारीख से? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से भारत सरकार ने जिस तरह से अनलॉक 1 का जो पूरा प्रोग्राम तैयार किया, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया और राज्य सरकार अब स्थानीय प्रशासन पर छोड़ रहा है। तो कुल मिला के आगरा में स्थिति बिगड़ी और आगरा कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा। लेकिन अब रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, करीब 90% के करीब रिकवरी रेट है। तो ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम गाइडलाइन की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वो आती है, पूरी तरह से पूरा चार्ट तैयार हो चुका है, रोड मैप तैयार हो चुका है कि शहर को किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से खोला जाना है। लगातार व्यापारियों से मीटिंग हो रही है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बात हुई है, अलग अलग सेक्शन के बिजनेसमैन से बात हुई है, जो शराब की जो दुकानें, जो शराब का कारोबार करते हैं, उनसे बात हुई है। तो कुल मिला के हर सेक्शन के, हर बिजनेस मैन के, अलग अलग कैटेगरी के लोगों से बात हो रखी हुई है और इसको लेकर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रशासन के स्तर पर बाकी है। कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि पूरा रोड मैप तैयार हो गया है, ऑड इवन का फॉर्मूला भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग दिन में अलग अलग मार्केट खोलने की योजना है और एक तरफ एक लाइन के दुकानें खुलेंगी, अगले दिन अगले लाइन की दुकानें खुलेंगी। तो कुल मिला के कहा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, तमाम जो एहतियात हैं उसको मेंटेन करते हुए, कोरोना से जो लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है और आगरा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शहर है पूरे उत्तर प्रदेश का, इन सारे प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों पर प्रशासन ने जो फाइनल काम कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन आगरा का इसको पूरी तरह से अमली जामा पहना देगा। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में 100 से कम एक्टिव केस रह चुके हैं और ऐसे में शहर के लोगों में एक बड़ा सुकून है, राहत है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जो डर कोरोना का था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, शहर में मूवमेंट बढ़ा है और ऐसे में अब तमाम चीज़ें हैं, जैसे पेठा इंडस्ट्री है, लेदर उद्योग है, टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से। और अब आगरा की जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि जब दुनिया की तमाम रियायतें दी जा रही हैं, तो आगरा में भी जो ताजमहल है, किला है, इन सारी जो तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको भी खोलने की वो मांग कर रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से भारत सरकार चरणबद्ध तरीके से देश को अब खोल रही है, क्योंकि लगातार कमर्शियल एक्टिविटीज़ को शुरू करने की बात कर रही है, तो ऐसे में कुल मिला के कहा जाए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से इस पर तैयार है, इस पर काम कर रहा है और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। हालांकि चूंकि एमएचए ने जो गाइडलाइन कल जारी की है, उसको राज्य सरकार उसको अपने आधार पर जारी करेगी और राज्य सरकार की जो भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन होगी, उसके आधार पर जो आगरा का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अपनी गाइडलाइन तैयार करेगा। और आज योगी सरकार गाइडलाइन जारी भी करने वाली है। नितिन, मैं जल्दी से एक बार फिर से अनुभव के पास चला जाता हूं। अनुभव,
टूरिस्ट एक्टिविटीज क्या शुरू हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में? उससे लॉकडाउन 4 में हमने देखा कि राज्यों को कहा गया था कि आप चाहे अपने विवेक पर और दूसरे राज्यों के साथ आप समन्वय बनाकर अंतर जनपदीय ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो क्या इस बार ये छूट मिल सकती है? क्या ट्रांसपोर्टेशन अंतर जनपदीय की दिल्ली से अगर किसी को यूपी या दूसरे राज्य जाना है तो वो रोडवेज की बसों या दूसरी बसों की जगह जा सकता है? क्या इस पर विचार किया जा सकता है? देखिए, यही सारी चीज़ें अभी तय होनी है, क्योंकि ये तो कह दिया है केंद्र सरकार ने कि अब जब अनलॉक 1 होगा तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पास के जाएंगे, पर अपनी निजी गाड़ी से तो जा सकते हैं। क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये शुरू होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने इस तरह से तैयारी की है कि अगर सरकार आज अपनी गाइडलाइन में ये कह दे कि कल से बसें चलानी है तो उनकी बसें तैयार हैं और वो बसें सड़क पर दौड़ सकती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार है कि यूपी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी होगी, क्या उसमें इस बात का जिक्र होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन निगम की बसें हैं, वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चलेंगी या नहीं चलेंगी, अंतर्राज्यीय बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, इन सारी चीज़ों का इंतज़ार है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन अब जारी की है अनलॉक 1 को लेकर, यूपी सरकार उसे फॉलो करते हुए लोगों को रियायत मिल सके, राहत मिल सके, उसी के आधार पर अपनी गाइडलाइन जो है वो तैयार करेगी। नितिन, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा कि आगरा की बात करें। आपने बताया कि वहां पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो टूरिस्ट गतिविधियां हैं वो बढ़े, क्योंकि ताजमहल के दीदार के लिए लोग पहुंचते हैं। तो क्या स्थानीय प्रशासन इस बाबत राज्य सरकार से मांग कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर अधिकार अब राज्य सरकार के पास है, कि टूरिस्ट एक्टिविटी शुरू हो पाए? देखिए, बिल्कुल, देखिए, अगर किले की बात हो या आपके तमाम मॉन्यूमेंट्स की बात हो, ताजमहल की बात हो, तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। एएसआई भी उसको रिपोर्ट करता है, तो ये भारत सरकार का फैसला है। लेकिन तमाम जो मूवमेंट हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन को तय करना। और आपको याद होगा कि 22 मार्च, जिस दिन जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था, उस दिन से लेकर और आज तक करीब 71 दिन हो गए। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी शहर प्रभावित रहा है कोरोना से, या कहा जाए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो बंदिशें झेलनी पड़ी हैं, वो आगरा रहा है। तो कुल मिला के आगरा को अब बहुत ज़्यादा कहा जाए एक संजीवनी बूटी देने की ज़रूरत है। आगरा एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक शहर है, इसके साथ ही कई तरह की इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वो लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वो पेठा उद्योग के लिए जाना जाता है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में आगरा के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ तरह के सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें, तमाम इसी पर नितिन, सभी की निगाह भी है कि अब रियायतों का दौर है, और रियायतों में उत्तर प्रदेश को रियायत कितनी मिलने वाली है। अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो